गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। हम इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है अर्थव्यवस्था का। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ एन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। किस प्रकार से होता है एक अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस मायने से। कल का जो हमारा क्लास था दैट वाज ऑन इंट्रोडक्शन, ओके, दैट वाज एन इंट्रोडक्टरी क्लास एंड टुडे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एन इकोनॉमी। सॉरी। तो अब देखिए क्लासिफिकेशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन करने के कई मायने। नंबर वन, वी विल सी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के हस्तक्षेप के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भाग में बांट सकते हैं। नंबर वन, ओके। सो कितने आधार पे बांटेंगे। नंबर एक, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ओके, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, जिसका मेन उद्देश्य है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। Profit does not go for welfare. This economy does not go for welfare. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को और क्या कह सकते हैं, फ्री इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, प्राइवेट इकोनॉमी। ओके, प्राइवेट इकोनॉमी ये होती है। ओके, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट को अधिकतम करना। नंबर दो, इसकी क्या खासियत होती है, इसकी खासियत ये होती है कि ऑनरशिप रिमेन्स विद प्राइवेट पीपल। ओके, थर्ड थिंग इज फॉलोइंग द लेजिस फेयर पॉलिसी। ये किसको फॉलो करते हैं, टू फॉलो द लेजिस फेयर पॉलिसी। और फॉलोइंग इसका अर्थ होता है लेजिस फेयर मीन्स नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का हस्तक्षेप नहीं, अहस्तक्षेप की नीति, हस्तक्षेप की नीति, इसका अनुसरण किया जाता है। ओके, दूसरी जो इकोनॉमी होती है दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये क्या अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था आप किसे कहेंगे, यानी इसमें रिसोर्सेस, ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस रिमेन्स विद द गवर्नमेंट। नंबर वन, सरकार के पास ओनरशिप होती है रिसोर्सेस। नंबर दो,
प्रॉफिट की जगह इनका काम होता है वेलफेयर करना, लोगों का कल्याण करना, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था पर ध्यान देते हैं। नंबर 3 ये ध्यान देते हैं सरकार का इंटरवेंशन, हस्तक्षेप की नीति को अपनाते हैं। किसका हस्तक्षेप? सरकार का, यानी सरकार ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करती है रिसोर्सेस और सरकार ही उसकी ओनरशिप रखती है। नंबर 3 की जो अर्थव्यवस्था इसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहा गया है। इंडिया इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स किस प्रकार की अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? को एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड socialist economy, that is called mixed economy. Mixed economy model was adopted by India in 1948 during first industrial policy, which was presented by then commerce and industry minister श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ओके, तो भारत की जो अभी अर्थव्यवस्था हम इस पे देखते हैं तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी की ओर है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल हमने अपनाया था। उसके बाद सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी दैट वाज अडॉप्टेड इन सेकंड 5-year प्लान। सेकंड 5-year प्लान वह है वो 1956 से लेकर 61 तक चलता है। मॉडल वाज बेस्ड ऑन पीसी महालनोबिस आइडियोलॉजी एंड उस समय उसके बाद की जो अर्थव्यवस्था है हम जनरली उसको किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानते हैं? नेहरूवियन महालनोबिस इकोनॉमी, यानी उसी मॉडल पर आधारित अर्थव्यवस्था चलती है टिल 1991। 1991 के बाद क्या होता है? बाद की अर्थव्यवस्था राव मनमोहन मॉडल पर आ जाती है, यानी हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें एलपीजी का इन्वेंशन हो जाता है, एलपीजी मॉडल है वो अपना लिया जाता है। तो इसी के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था है जो मिक्स्ड इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था है तो मिक्स्ड इकोनॉमी। और कॉन्स्टिट्यूशनली आप देखेंगे तो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो आपकी प्रीएम्बल में दिखती है, जबकि हमने मॉडल अपनाया मिक्स्ड इकोनॉमी का। अभी इन रियलिटी जा किधर रही है? कैपिटलिज्म की ओर जा रही है। और इकोनॉमी इज गोइंग टुवर्ड्स टेकिंग ऑफ टुवर्ड्स कैपिटलिज्म। ठीक है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवाद की ओर चली जा रही है। इसकी शुरुआत 1991 में ही हो चुकी थी। तो इस प्रकार से हम ऑन द बेसिस ऑफ इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमीज कैन बी क्लासिफाइड इन 3 ways. Number 1 capitalist economy, second is socialist economy and third one is mixed economy. In these 3 economies India is a mixed economy. Okay, तो अब आप देखेंगे on the basis of income, वर्ल्ड बैंक इसको क्लासिफाई करती है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। हर वर्ष इसका क्लासिफिकेशन होता है और इसके डेटा आते हैं जुलाई में। ठीक है, जुलाई में इसके डेटा आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। इनकम कौन सी? पर कैपिटा इनकम। व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? Per capita income is what? प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? What is प्रति व्यक्ति आय? तो नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन, राष्ट्रीय आय अपॉन जनसंख्या। और इसको कैसे कह सकते हैं? एवरेज एनुअल इनकम टू पर हेड, दैट इज ऑल्सो व्हाट? पर कैपिटा इनकम। प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होने वाली औसत वार्षिक आय क्या होती है? औसत वार्षिक आय, ये लगाना मत भूलिए। अगर ये नहीं लगा, एनुअल इनकम टू पर हेड दैट इज पर्सनल इनकम। आपकी कुछ अलग हो सकती है, मेरी कुछ अलग हो सकती है, जबकि एवरेज एनुअल इनकम टू पर हेड
दैट इज इक्वल फॉर एवरीवन, एवरी इंडियन। मुकेश अंबानी और हम सभी पर कैपिटा इनकम में बराबर है, सबकी पर कैपिटा इनकम बराबर है, लेकिन एवरेज हटते ही सबकी अलग अलग हो जाएगी। किसी की 5 लाख होगी, किसी की 50 लाख होगी, किसी की 500 करोड़ होगी, जो भी है वो डिफरेंट डिफरेंट रहेगी, किसी की 50,000 भी हो सकती है, लेकिन एवरेज लग गया तो सबकी इनकम है वो एवरेज हो जाएगी, उसके बाद वो प्रति व्यक्ति आय कहलाएगी। ओके, एवरेज नहीं हटा है तो प्रति व्यक्ति आय है, एवरेज हटते ही वो क्या बन जाती है, वो आपकी पर्सनल व्यक्तिगत आय बन जाती है। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम वर्ल्ड बैंक इसके डेटा देती है, तो लोअर इनकम वाले देश, निम्न आय वाला, तो जिनकी इनकम $1045 से कम है या इसके बराबर है, वो लोअर इनकम वाले कंट्रीज है। ठीक है, मतलब वो लोअर इनकम वाली इकोनॉमी है। ये देश आपको अफ्रीकन कंट्रीज मिलेंगे, चाड है, सोमालिया है, नाइजर है, इस प्रकार के देश हैं जिनकी इनकम इस प्रकार की है। उसके बाद आती है लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, जिनकी इनकम $1046 से लेकर $4095 के बीच होती है। वो देश लोअर मिडिल इनकम ग्रुप वाले हैं। वो देश, वो इकोनॉमीज कैसी है, जैसे इंडिया है, इंडिया इसमें लाई करता है। ठीक है, कब से? 2009 से, अभी भी इसी पोजीशन में। अब 2021 के डेटा है, इसमें भी लोअर मिडिल इनकम ग्रुप वाली कंट्री है। ठीक है, इंडिया। अब तीसरी बात आती है, वो है आपकी अपर मिडिल इनकम इकोनॉमीज, जिनकी पर कैपिटा इनकम $4096 से लेकर $12,695 के बीच में लाई करती है। वो अपर मिडिल इनकम वाले देश है। चाइना इसी में। और अभी नई बात बताऊं, श्रीलंका, जो कि पहले इसमें था, लेकिन इस 2021 में श्रीलंका इसमें चला है। नई बात तो ये, ठीक है, अपना पड़ोसी देश है, इसलिए हमें इसका जिक्र करना ही चाहिए। और उसके बाद अपर इनकम लेवल वाले या हायर इनकम, ये देश जिनकी पर कैपिटा इनकम 12,696 से ऊपर है या इसके बराबर है या इससे भी ऊपर। अब तो वो देश किस प्रकार के, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम यू कैन क्लासिफाई द इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑन दीज 4 ways. In these 4, India is second one, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप वाला है सिंस 2009, तब से ऐसा ही है, राइट। और हमारा पड़ोसी देश जिसने श्रीलंका है, श्रीलंका ने अपर मिडिल इनकम ग्रुप में अपनी जगह बना ली है इसी साल 2021 में। इसके आंकड़े बताते हैं। अब देखिए तीसरा बात करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग। किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए योजना का जरूरत होता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग, नियोजन के आधार पे। क्या भारतीय संविधान में अर्थव्यवस्था प्लानिंग का कहीं पे नाम है? स्केड्यूल 7 कंकरेंट लिस्ट, जिसमें प्लानिंग के बारे में, इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में जान दिया गया है। हालांकि वहां पे नीति आयोग होना चाहिए या योजना आयोग होना चाहिए, यानी नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, इस प्रकार के जो कमीशन है ये होने चाहिए। इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। जबकि
अर्थव्यवस्था में जो प्लानिंग का रोल है, प्लानिंग है, इसके बारे में जिक्र मिल जाता है कि स्टेट को, सेंटर को प्लानिंग करने का जो एक है वो उसमें है। लेकिन ये कहीं नहीं है कि आपको योजना आयोग लाना चाहिए, आपको नीति आयोग लाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। योजना आयोग और नीति आयोग ना तो स्टैट्यूटरी है और ना ही आपके कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये दोनों ही नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग, किसी भी अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए आपको प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग यू कैन क्लासिफाई इकोनॉमीज इन टू वेज, प्लान्ड इकोनॉमी एंड नॉन प्लान्ड इकोनॉमी। Planned economy which is operated with the help of various plans, various schemes and programs, but which is not operated with the help of plans, schemes, programs and all, that is called non-planned economy. None country is there to follow non-planned structure. Non-planned इकोनॉमी कैन नॉट बी फाउंड इन रियल वर्ल्ड। तो कहीं न कहीं किसी की भी देश को चलाने के लिए कहीं न कहीं आपको प्लान की जरूरत पड़ेगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग वी कैन क्लासिफाई इकोनॉमी इन टू वेज, प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड। ओके, अब आगे देखते हैं। On the basis of development, अभी वर्ल्ड बैंक ने इसको देना बंद कर दिया विकास के आधार पर। तो हम जनरली एक बात कर रहे हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अब देखिए क्या होता है, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, ये इस तीन भागों में आप बांट सकते हैं। डेवलप्ड इकोनॉमी किसे कहेंगे? डेवलप्ड होने के लिए क्या चाहिए? रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, मीन्स ह्यूमन को एजुकेशन, जॉब, अच्छा एनवायरनमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड वेरियस अदर थिंग्स। ये देखकर ह्यूमन का क्या किया जाता है? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। इसमें मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ऑल अदर थिंग्स, health care, transportation, electricity, all facilities should be given to a human being. Human development of human capital किया जाता है। ह्यूमन कैपिटल मीन्स कैपिटल बन जाता है ह्यूमन जब, कैपिटल किसे कहते हैं? विच अर्न्स मनी एंड यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। व्हेन ह्यूमन अर्न्स मनी, ए पर्सन हु अर्न्स मनी एंड यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट इज कैपिटल। तो कैपिटल बनना उसके लिए जरूरी है, यानी आपकी जो पॉपुलेशन है उसके पास रोजगार भी होना चाहिए, उसका स्किल डेवलपमेंट, ये सारी उसके पास होगी
तभी वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेगा, टेक्निक्स होगी उसके पास। अदरवाइज नेचुरल रिसोर्सेज विल नॉट बी exploited by this human being, because without technology, without skill development, without education, there are many things, without health facilities, so these resources, natural resources will not be used, they will be unused। तो ऐसे में क्या होता है, एक देश डेवलप्ड नहीं हो सकता। कई बार ऐसा होता है कि जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है लेकिन उसके पास ह्यूमन कैपिटल है, लेकिन फिर भी वो अमीर बन सकता है। नेचुरल रिसोर्सेज को कहीं से आप इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन ये बड़ी चीज होती है, इसके लिए बहुत चीजें चाहिए होती है। आप देखिए जापान जैसा एग्जाम्पल है, उसमें क्या है कि नेचुरल कैलेमिटीज बहुत आती है, लेकिन वहां के लोग है उनमें स्किल डेवलपमेंट इतना शानदार हो रखा है। तो एक जापान छोटा सा देश है, हर कहीं बेच रहा है, देखो हर सामान, ये टोयोटा ये जापान की, ये वाला ये जापान का, ये कहां का ये जापान का। अभी 50-60 साल पहले तो चाइना को मात देता था अच्छी खासी, और अभी तो लड़ नहीं रहा, अभी भी वो पावरफुल है, ऐसा नहीं है कि जापान पावरफुल कम है। तो देखिए जापान जैसा छोटा सा देश, एक हमारा देश, उनके बच्चे होते हैं वो देखो घड़ियां बना लेते हैं। हमारे वाले बच्चे घड़ी की सुई को कैसे बंद करना है, इसका कांच फोड़ूं कैसे, इसको पकड़ के खींच लूं, ये हम अपना होता है। वहां के लोग क्या करते हैं, फ्रिज वगैरह बनाते हैं, हमारे वाले लास्ट तक बंद करते रहते हैं, बंद करते रहते हैं। ओके, हमारे वाला लास्ट तक उसको बंद करते रहते हैं और ये देखते हैं कि उसकी लाइट कब बंद होगी, कि बंद हो रही है कि नहीं हो रही, राइट। तो ये जो आपको इसमें डेवलप्ड इकोनॉमी में इसमें पढ़ोगे तो रिसोर्सेज तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, और ह्यूमन रिसोर्सेज भी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना, उसको कैपिटल बनाना। ओके, तो हमारा ये सीन है। अब देखिए कई बार ह्यूमन रिसोर्सेज कहीं पे जनसंख्या ही नहीं है, तब कैसे होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट नहीं होगा तो पर कैपिटा इनकम है वो कम रह जाएगी, राइट। पर कैपिटा इनकम कम रह गई तो भी दिक्कत, तो कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत है, हमारे पास तो जनसंख्या नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है। तो कई बार पॉपुलेशन है वो ऑप्टिमम नहीं हो पाती है, वो एक अनुकूलतम पॉइंट पर नहीं होती है, तो ये रिसोर्सेज भी एक्सप्लॉइट नहीं होते, ऐसे में भी कोई देश गरीब रह सकता है। तो देखिए ऑप्टिमम पॉपुलेशन इस प्रकार से होती है, ये देखो पॉपुलेशन है और ये पर कैपिटा इनकम इस साइड है। अब देखिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती जाती है, कि जनसंख्या है वो देश में जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका एक्सप्लॉइटेशन कर रही है। एक टाइम ऐसा आता है जब जो आपकी पर कैपिटा इनकम है वो मैक्सिमम पॉइंट पर हो जाती है, और जनसंख्या, उस जनसंख्या को हम अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। अनुकूलतम जनसंख्या कौन सी होती है, जब प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है, यहां पर अधिकतम है पर कैपिटा इनकम। अब इससे भी ज्यादा अगर हम जनसंख्या बढ़ाएंगे तो हमारी पर कैपिटा इनकम घटती जाएगी, राइट। तो हमें यह भी ध्यान में रखना है कि जनसंख्या भी कम नहीं रहनी चाहिए और जनसंख्या ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए कि आपके रिसोर्सेज पूरी तरह से एक्सप्लॉइट नहीं हो, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका रिसोर्सेज है उनका ओवर यूज हो। तो दोनों ही कंडीशन में इकोनॉमी को डेवलप्ड होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब USTR के अनुसार इंडिया इज ए डेवलप्ड कंट्री,
तो उसकी कुछ अलग शर्तें हैं, राइट। तो डेवलपिंग कंट्री वो होती है जिनकी पर कैपिटा इनकम इनसे कुछ कम होती है, रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी कम होती है, ह्यूमन रिसोर्सेस, कैपिटल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट ये कम होता है। अंडर डेवलप्ड तीनों, ये सारी बातों का सत्यानाश होता है, मतलब होता ही नहीं, दिक्कत होती है, कहीं पे जनसंख्या बढ़ रही है। अब भारत जैसा देश है और नाइजीरिया जैसा देश है, उस 2020 की रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने कहा है कि भारत और नाइजीरिया दोनों जनसंख्या पे भाई कंट्रोल रखो। अब आपको एक कुछ बताता हूं, 2011 की जनसंख्या के अनुसार, अब देखेंगे मॉरिशस जैसा देश है, अफ्रीकन कंट्री, लेकिन उस देश का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो अफ्रीका में सबसे ज्यादा है। इसका कारण क्या है? इंडियंस वहां पे हो गए, राइट। तो हम जहां गए हैं वहां पे जनसंख्या बढ़ाई है। अपने देश में भी खूब है, लगभग 139 करोड़ के आसपास हो चुकी है। हम साल में एक ऑस्ट्रेलिया तो पैदा कर ही देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इस प्रकार से ये हो रहा है। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज वही है अफ्रीकन कंट्रीज, जैसे नाइजीरिया है, नाइजर है, सोमालिया है, चाड है, ये सारे देश इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी अटेंटिवली। आज का जो काम था ये क्लासिफिकेशन पर था, और क्लासिफिकेशन की कुछ और बातें हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी अटेंटिवली। थैंक यू।